गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एग्ज़ाम आ चुका है, बहुत नज़दीक है। तो उसके लिए मैंने ऑलमोस्ट टॉप 50-60 एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ रेडी किए आपका सीओए पेपर के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट आपको 15-16 आ जाने चाहिए। ठीक है, मतलब देखने का मतलब ये है कि मैं ये 50-60 क्वेश्चन तो आपको बताऊंगा ही, साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का ज्ञान अभी हो जाएगा कुछ देर में। तो इस चीज को आप देखो और होगा कि आप इसको बार बार देख लेना, क्योंकि कुछ लोग को याद नहीं रहता है, तो आप 2-3 बार देख लोगे तो शायद आपको याद रहेगा। तो हम चलते हैं वन बाय वन, जल्दी जल्दी करें। और आपका ये पेपर कौन सा है? तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जो सेमेस्टर 3 में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग को लगेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंस वाले को भी शायद ये लगता होगा, बट अभी फिलहाल कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। बट अगर जिनको भी ये पेपर लगेगा सबके लिए कॉमन रहेगा। और एसबीटी नॉर्मली क्वेश्चन रिपीट भी करती है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि डायनेमिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड डैश देन द स्टैटिक। तो आपको देख रहे होगे कि मैंने मोर एंड स्लोअर को अंडरलाइन कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, मतलब इसका आंसर यही है। तो आपको ये यही समझ के चलना है, जो भी बोल्ड है वो आंसर है। सो डायनेमिक रैम कंज्यूम्स मोर पावर, कंज्यूम ज्यादा पावर करेगा, और स्लो होता है स्टैटिक रैम से। ठीक है, क्यों स्लो होता है? क्योंकि आप जानते होंगे कि डायनेमिक रैम में रिफ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके कारण हम बोल सकते हैं कि विथ टाइम वो स्लो हो जाता है। ठीक है, और रिफ्रेशिंग के कारण ही हम बोल सकते हैं कि वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। नेक्स्ट है, Which of the 8085 flag register is not accessible to programmer directly? तो ये अगर आप देखोगे तो नया वाला सिलेबस में 8085 प्रोसेसर सीओए में नहीं है। वो अलग बात है कि डीईएम में है, जो आपको डीईएम एक सब्जेक्ट भी होगा, उसमें होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको दो चार ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली शायद सीओए में ना हो, बट पुराना सिलेबस में था। तो कभी कभी जब क्वेश्चन ये एसबीटी वाले देते हैं तो पुराने से उठा के डाल देंगे, तो आपको इसके लिए हल्ला नहीं करना है। ठीक है, आपको पढ़ लेना है एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा अगर है भी तो, और उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, क्योंकि ऐसे भी अगर एक दो क्वेश्चन आ भी जाता है बाहर से तो आप कुछ कर नहीं सकते, राइट? तो चलो ये देख लो, 8085 का कौन सा फ्लैग है जो प्रोग्रामर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है? तो उसका नाम होगा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैचे मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये मैं क्लास में भी आपको बोला था कि एक लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का प्रिंसिपल होता है, जिसमें क्या है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि किसी पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से डेटा को ज़्यादा रीड राइट करना पड़ता है, बेसिकली रीड ही। तो उस प्रिंसिपल को हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस करते हैं, और कैसे मेमोरी जो है ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द मेमोरी होल्ड्स द इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। बोल रहा है कि पावर सप्लाई जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो कौन सा मेमोरी डेटा को होल्ड करेगा? तो रैम। रैम तो आप जानते होंगे कि टेम्पोररी मेमोरी है। स्टैटिक रैम, अब रैम कोई भी हो, चाहे स्टैटिक हो, डायनेमिक हो, और एनी एक्स वाई जेड रैम, इट इज ऑलवेज टेम्पोररी। तो ये तो डेटा को होल्ड करेगा नहीं, जैसे पावर ऑफ हो जाएगा। और ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम कोई भी होना, आपको मैं क्लास में भी बताया था कि रोम मीन्स वो डेटा को परमानेंटली होल्ड करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल हो या इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल हो, वट एवर इट बी। रोम वर्ड आपको दिख जाए तो आप मान के चलते हो कि वो डेटा को परमानेंटली स्टोर रखेगा इवन पावर इज स्विच्ड ऑफ। नेक्स्ट, साइकिल स्टीलिंग। तो साइकिल स्टीलिंग टेक्निक डीएमए में होता है, ये आपको याद रखना है कि साइकिल स्टीलिंग का टेक्निक कहाँ यूज करते हैं? डीएमए में। ओके, डीएमए यूजेस साइकिल स्टीलिंग टेक्निक, जस्ट आप रिमेंबर कर लो, डीएमए यूजेस साइकिल स्टीलिंग टेक्निक। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज अ मार्केबल। तो एक मार्केबल होता है और एक नॉन मास्केबल। ये मार्केबल नहीं होना चाहिए, मास्केबल होना चाहिए बेसिकली, शायद मिस प्रिंट होगा। सो यू कॉल इट मास्केबल और नॉन मास्केबल। तो आर एस टी 7.5 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आर एस टी 7.5 इज नॉन मास्केबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर।
तो आपको यहाँ पर एक और चीज बोल दूंगा कि आपको रिस्क और सिस्क जो आर्किटेक्चर होता है ये दोनों पर आपको शॉर्ट नोट रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। 4 नंबर या 6 नंबर क्वेश्चन में जो आपको आते हैं उसमें भी ये आ सकता है कि रिस्क और सिस्क पे छोटा नोट्स लिखे, या कभी कभी रिस्क आर्किटेक्चर और सिस्क आर्किटेक्चर जो होता है उसको कंपेयर करो। तो ये आपको वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एमसीक्यू नहीं साथ साथ ये भी बता दूंगा कि कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या होंगे, और जब एमसीक्यू सारा खत्म कर दूंगा तो आपको 30-40 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बताऊंगा, जो कि आप ध्यान में रखोगे और उसका अगर आंसर रेडी कर लेते हो तो आप श्योर करो कि आपको 60+ मार्क्स आ जाएंगे। 70 का जो एग्जाम होता है ना उसमें आपको 50+ तो श्योर, और जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर ले तो 60 आपको लाने के लिए से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क। तो लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट, रिस्क में क्या होता है, स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट होता है, लार्ज नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट इज नॉट सपोर्टेड बाय रिस्क आर्किटेक्चर। ओके। नेक्स्ट है कि एसोसिएटिव मेमोरी इज समटाइम कॉल्ड, तो एसोसिएटिव मेमोरी आल्सो नोन एज कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी आल्सो कॉल्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ओके। नेक्स्ट है कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो आप जानते होंगे फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब डेसिमल पॉइंट वाला। ओके। जिसमें भी डेसिमल हो फ्लोटिंग। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर तो सिंपल नंबर होता है, इधर पॉजिटिव और निगेटिव इंक्लूडिंग जीरो। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इज ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो यहाँ पर रियल इंटीजर्स जो होगा, रियल इंटीजर्स इज द आंसर। ओके। रियल में क्या हो जाता है कि आपको फ्रैक्शन और एक्शन सारा कुछ आ जाता है, सो दैट यू कॉल इट रियल इंटीजर्स। ओके। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज फॉर रियल इंटीजर्स। वो अलग बात है कि हम इंटीजर होल नंबर को भी कर सकते हैं, उसमें क्या होता है दशमलव के बाद जीरो जीरो होगा, बट जब आपको ऐसा आंसर है तो आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सो इट विल बी रियल इंटीजर्स। ओके। नेक्स्ट है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज। तो बोल रहा है कि परमानेंट स्टोरेज के लिए रैम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको नॉट सुटेबल बनाता है। तो देखो दोस्तों, आप ऑप्शन में देखोगे ना तो टू बल्की है, अनरिलायबल है, टू स्लो है, इट इज वोलेटाइल। तो हम यहाँ बात करें परमानेंट स्टोरेज, तो परमानेंट स्टोरेज मतलब क्या होना चाहिए, वोलेटाइल नहीं, परमानेंट होना चाहिए, तो इट इज वोलेटाइल। ओके। बाकी देखो हम परफॉर्मेंस की अभी बात नहीं करेंगे, सिंपली ये पूछ रहा है कि परमानेंट स्टोरेज का कौन सा फीचर रैम नहीं मतलब सुटेबल हो जाता है। तो बल्कि ठीक है, छोड़ो, है नहीं है उस पर हम सोचेंगे नहीं। अनरिलायबल है कि नहीं वो भी नहीं सोचेंगे। स्लो या फास्ट हमको परफॉर्मेंस ये सब नहीं सोचना है, सिर्फ हमको सोचना है कि डेटा परमानेंटली स्टोर हो सकता है कि नहीं। तो रैम में नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता है, क्योंकि रैम इज वोलेटाइल, उसमें जैसे ही पावर स्विच ऑफ करोगे डेटा गायब हो जाती है। सो आंसर विल बी इट इज वोलेटाइल। ये रैम का फीचर है जो कि इसको परमानेंट स्टोरेज के लिए सुटेबल नहीं बनने देता है। एन इंस्ट्रक्शन कोड इज, अब इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इंस्ट्रक्शन इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। ये तो आपको पता ही होगा कि इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को कुछ आदेश देते हैं, मतलब कि आप ये काम करो। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स एंड बाइट्स, जो भी है कुछ रिटन होता है कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट में, जो कि कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने का इंस्ट्रक्शन देता है, राइट। सो अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन डिजिटल कंप्यूटर इज, तो ये क्या होगा, टू इनिशिएट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। मतलब सीपीयू का यही काम ही है, कंट्रोल यूनिट जो है ना वो सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशन जो होता है, इनिशिएट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, क्योंकि उसी को करके कोई भी ऑपरेशन करके हम कोई भी पर्पस अचीव करते हैं। ओके। नेक्स्ट द प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ, तो ये आपको याद रखना है द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू रीड फ्रॉम द मेमोरी। ओके। यहाँ पर आपको दो तीन चीज एक बोनस क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको याद रख पाओगे। नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोग्राम काउंटर का क्या काम है, एक्यूमुलेटर का काम है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम है, स्टैक पॉइंटर का क्या काम है। तो मैं आपके लिए लिख दिया हूँ कि प्रोग्राम काउंटर क्या है, ये अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होगा। आप ध्यान से याद रख लोगे, प्रोग्राम काउंटर में प्रोग्राम का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है वो प्रोग्राम काउंटर में होगा। अब नेक्स्ट तो ठीक है आ गया, अभी जो एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस कहाँ होगा, सो इट विल बी इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, करेंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड का एड्रेस जो होगा वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होगा, या होल इंस्ट्रक्शन भी स्टोर हो सकता है। और नेक्स्ट है कि स्टैक पॉइंटर, तो स्टैक पॉइंटर क्या है, तो स्टैक आप जानते होगे, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा वाला जो
डेटा स्ट्रक्चर होता है तो उसका टॉप को जो पॉइंट करता है वो स्टैक पॉइंटर है। पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ स्टैक इन द मेमोरी यूज फॉर मैनेजिंग फंक्शन कॉल एंड पैरामीटर पासिंग। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी कभी कभी रहता है कि which data structure is used for managing function call and parameter passing। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि फंक्शन कॉल और पैरामीटर पासिंग का जब भी बात आए तो आपको स्टैक पॉइंटर आंसर देना है। तो यहाँ से आपको 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या है वो आप जान लिए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, करेंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको होल्ड करता है, और स्टैक पॉइंटर क्या है जो कि टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है एंड इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग फंक्शन कॉल एंड पैरामीटर पासिंग। ओके, नेक्स्ट है अ मेमोरी दैट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड। तो आपको याद रखना है कंट्रोल मेमोरी, चूंकि वो कंट्रोल यूनिट का पार्ट है इट इज कॉल्ड कंट्रोल मेमोरी। ओके, कंट्रोल मेमोरी, यू ऑलवेज रिमेंबर कंट्रोल मेमोरी, नाइदर इंटरनल नाइदर एक्सटर्नल नॉर कमांड मेमोरी, इट इज ऑलवेज कंट्रोल मेमोरी। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है इसको याद कर लो, क्योंकि ये बहुत कुछ समझने का चीज भी नहीं है। 8 बिट मतलब 1 बाइट होता है, और कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ये 4 बिट भी दे देगा। 4 बिट अगर दे दिया तो आपका आंसर होगा पहला वाला निबल, निबल। अगर 4 बिट बोलता है तो निबल हो जाएगा, 8 बिट दिया तो बाइट हो जाएगा। ओके, और कभी कभी ये भी बोलेगा कि 1 किलो बाइट में कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि नॉर्मली कहीं भी किलो का वर्ड होता है 1000 मतलब 1000, बट कंप्यूटर में जब भी किलो की बात होगी ना तो 1024 होगा। ओके, कंप्यूटर में कितना होगा किलो का मतलब 1024। क्यों होता है? क्योंकि हम बाइनरी में काम करते हैं, और बाइनरी में 1024 ही जो नियरेस्ट होगा आपको, इनफैक्ट जो 2 का पावर में आता है। ओके, 2 का पावर में जो नियरेस्ट 1000 से होगा वो 1024 होगा। इट्स नथिंग लाइक 1000 आप इक्वल टू 2 का पावर n नहीं लिख सकते। ओके, तो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है द सीपीयू स्टेट इज सेव्ड इन द इवेंट ऑफ ट्रांसफर कंट्रोल। मतलब सीपीयू का स्टेट हम किस सिचुएशन में कहीं स्टोर कर लेते हैं, तो आपको याद रखना है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन ड्यू टू इंटरप्ट। जब भी इंटरप्ट रिसीव करता है सीपीयू तो अपना करेंट स्टेटस को कहीं सेव कर लेगा, मतलब किसी रजिस्टर में बेसिकली आप बोला जाए तो, और सेट ऑफ रजिस्टर में, और कंट्रोल को जहां से इंटरप्ट आया इंटरप्ट कंट्रोलर को दे देता है, मे बी डीएमए या कोई भी ट्रांसफर ये सब होना है वैसे केस में। तो आपको याद रखना है कि जब भी इंटरप्ट रिसीव किया है और कंट्रोल ट्रांसफर होना था उससे पहले सीपीयू का स्टेट को सेव कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ प्रोसेसर टू एक्सेस द सेम सेट ऑफ मेमोरी रिपीटेडली ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको मैं बोला था ना कि कुछ टाइम के लिए नॉर्मली ऐसा होता है कि प्रोग्राम में हम किसी स्पेसिफिक एरिया को ही ज्यादा एक्सेस करते हैं, एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। और कैसे इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। आप याद रखोगे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, इट्स नॉट लाइक लोकल इफेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और समथिंग लाइक दैट, इट्स ऑलवेज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट आप देख लो अ कंप्यूटर यूजेज अ चिप रैम ऑफ 1024 इनटू 1 कैपेसिटी। मतलब 1024 ये चिप है, हाउ मेनी चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड। ये देखो ये मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट नॉर्मली न्यूमेरिकल आप कैलकुलेशन करना नहीं चाहते हो। तो अभी के बाइट का मैं क्या बोला था, मतलब के मतलब 1024, राइट। तो ये आपको इसको ऐसे कुछ आप सॉल्व कर सकते हो कि 16 इंटू के मतलब 1024, राइट, और बाइट्स है इसको हम बीट में चेंज कर लेंगे, इंटू फिर आपको हो जाएगा बीट मतलब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो आंसर आ रहा है इसको डिवाइड कर दोगे किस से, 1024 से। ठीक है, क्योंकि हम तुम्हारा टोटल इतना मेमोरी चाहिए 16 गुने 1024 इंटू 8 बिट का, और तुम्हारा रैम का साइज है 1024 बिट। ओके, तो ये डिवाइड कर दोगे। नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट तो जानते हो ना कि टोटल इतना है, अब पढ़े होगे तो कितने नंबर चाहिए, तो ये डिवाइड कर दोगे ना तो आपको आंसर कुछ 128 आ जाएगा। ठीक है, कैसे 128 आ जाएगा, देखो ये 1024 और 1024 तो कट गया, राइट, और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 16 8 28 से, राइट, 128। सो इट्स वेरी सिंपल, बट अगर ये नंबर चेंज भी कर देना तो आपको ऐसे ही करना है। याद रखना बड़ा वाला नंबर, ठीक है, आपको अगर बहुत ज्यादा नहीं समझते हो, कुछ एवरेज बच्चे भी होते हैं उतना कुछ नहीं याद रख पाते हैं, तो याद रखना जहां भी के होगा उसके लिए आप 1024 लिख दोगे, बाइट को बिट में चेंज कर दोगे, और रैम का जो साइज है उससे डिवाइड कर दोगे, तो जो आंसर आपको आ जाएगा
वही हो गया, ठीक है। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो गया बेसिकली। मतलब आप कभी कभी ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, ये 2 या 3 नंबर का। बेसिकली वो देखना चाहता है कि आप छोटा कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं, आप सोच पा रहे हो कि नहीं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो क्या आप ऐसा आर्किटेक्चर के बारे में सोच पा रहे हो कि नहीं, कि कितने रैम की जरूरत होगी और कितने क्या कैपेसिटी। नेक्स्ट है कि द इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट नीड एनी एड्रेस फील्ड। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन को हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जिसको एड्रेस की जरूरत नहीं होती, दोज आर कॉल्ड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नाम से आप समझ लो, डज नॉट नीड एड्रेस मतलब जीरो एड्रेस, ऐसे याद रखो। बूथ एल्गोरिथम आप सब जान रहे होगे कि इसका नाम ही है बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसका आंसर बी होना चाहिए कि डी होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको बी ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि सभी जगह यही है। वो अलग बात है कि इसको थोड़ा सा ट्वीक और चेंज करके हम डिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट आप मल्टीप्लिकेशन ही टिक करो और सही इसको माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन जनरली कैरिड बाय। ये क्लास में भी बताया हूँ, मेरा क्लास टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था एमसीक्यू में, और इसका आंसर होगा टूज कम्प्लीमेंट। ये बहुत सारे बच्चे ये इतना सिंपल चीज भी गलत करते हो आप, तो इसका आंसर याद कर लो कि सब्ट्रैक्शन एडिशन तो हम नॉर्मल एडिशन भी कर लेते हैं, बट सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज कैरिड बाय टूज कॉम्प्लीमेंट एडिशन, टूज कॉम्प्लीमेंट एडिशन। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट आंसर आपको होगा। द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट, अगेन इसका आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप, 1 बिट स्टोर करता है। दूसरा चीज अगेन बोलूंगा कि फ्लिप फ्लॉप आपके सिलेबस में नहीं है, बट 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर में ऐसे क्वेश्चन रह सकते हैं, तो आपको इसको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, कि फ्लिप फ्लॉप, वो अलग बात है कि आपके दूसरे डीएम में ये फ्लिप फ्लॉप भी होगा। ओके, तो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, रिलेटेड सब्जेक्ट में है। दूसरा चीज है, अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ। ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन रखा था, वहां क्या दिया था, ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। वहां आंसर बाइट था, और यहाँ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ कितना, तो 8 बिट ही होगा। तो क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसे भी रह सकते हैं, तो आप जब भी ऐसा पढ़ोगे तो थोड़ा मेमोराइज कर लो कि अगर 8 बिट का ग्रुप पूछ दिया तो आंसर आपका बाइट होगा, और ऐसे पूछ दिया तो 8 बिट आंसर होगा। राइट, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा कर पढ़ना है। सिर्फ रट्टू तोता बनने से बहुत कुछ नहीं होने वाला है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर याद रखना है ना, कि आज पढ़ लिए और हमेशा के लिए याद रहे, तो थोड़ा समझ समझ के ही पढ़ोगे, तो आपको बहुत लंबे समय तक, इवन आप जब आपको इंटरव्यू देना होगा वहां अचानक कहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो भी आपको याद रहेगा। तो कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी एग्जाम है तो याद करना ही जरूरी है, नंबर लाना प्रायोरिटी होता है, बट एट द सेम टाइम समझ कर थोड़ा सा याद करो। MIMD किस लिए होता है जी, तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। MIMD स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मशीन इंस्ट्रक्शन। तो बोथ बी एंड सी, बी और सी जो है मूव एंड इंड, ओ आर जी एंड इंड। ओ आर जी एंड मूव तो होता है, मूव क्या होता है, डेटा वन से बी को, इसका कुछ ऐसा सिंटेक्स होता है एमओ भी, और हम ब्रैकेट में लाइक A1 और A2 ऐसा देते हैं कि हमको A1 से A2 में कुछ डेटा को मूव करना है, तो ऐसा सम हाउ वी यूज इंस्ट्रक्शन। तो ये मूव तो होता है, बट org एंड इंड इज नॉट ए मशीन इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाय कंटेंट इज कॉल्ड। तो आपका इसका क्या आंसर लग रहा है, कंटेंट, तो इसको हम बोलते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, इसी का दूसरा नाम क्या है बाबू, तो इसी का दूसरा नाम है एसोसिएटिव मेमोरी। ओके, तो यहाँ देखो ऑप्शन में अगर एसोसिएटिव मेमोरी है तो भी आपको इसको टिक करना है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी लिख देता तो भी आप करते हैं। ठीक है, कभी भी ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, और अगर दोनों दे भी दिया तो आपको एक ऑप्शन ये भी रहेगा, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, ऐसा कुछ। सो ये भी आपको याद रखना है कि एसोसिएटिव मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ओके, हम इसको कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी बोलते हैं, एसोसिएटिव एरे भी बोलते हैं, और एसोसिएटिव स्टोरेज भी बोलते हैं। ओके, सो अगेन आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, एसोसिएटिव मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, और ये 2 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें से अगर ये तीनों में से कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कैम, एसोसिएटिव एरे और एसोसिएटिव स्टोरेज, तो आपको ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, हाफ एडर सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो हाफ एडर में कैसे होता है, एक एक्सॉर गेट और एंड गेट यूज करते हैं। राइट, एक्सॉर गेट और एंड गेट का यूज करके हम हाफ एडर बनाते हैं।
ठीक है, आप थोड़ा सा अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए हाफ हेडर का पूरा सर्किट आप देख लोगे, हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट और उसका कॉम्बिनेशन देख लोगे, ट्रूथ टेबल देख लोगे, और पेंसिल यूज करके आप एग्जाम में थोड़ा सा सर्किट डायग्राम बनाया कीजिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलने की चांस है। आप पेन से जैसे तैसे रगड़ देते हो तो टीचर जो चेक करता है उसका भी मन जैसे तैसे नंबर देने का हो जाता है। तो थोड़ा सा एग्जाम आप दे रहे हो, 3 घंटा बैठना है, टाइम आपको स्पेंड करना ही है, तो थोड़ा सा फ्रूटफुली अच्छे से मन से स्पेंड करो। पेंसिल स्केल ये सब आप लेकर जाओ, टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे लाइन नहीं खींच देना है। ओके, तो आप यहाँ से अगेन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन की चांसेस होती है। 2 नहीं तो 1 तो जरूर आएगा एग्जाम में, 4 नंबर में या इवन 6 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन सा है, तो रजिस्टर जो है ना वो कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं होता है। ओके, रजिस्टर इज नॉट ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये एक तरह से सेमीकंडक्टर डिवाइस या उस टाइप का हम बोल सकते हैं, इज नॉट ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, सो रजिस्टर इज नॉट ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, आप याद रख लोगे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन द मेमोरी फॉर अपडेटिंग द डेटा। तो कैचे मेमोरी, राइट, विच राइट थ्रू टेक्निक कहाँ यूज होता है, तो राइट थ्रू टेक्निक कैचे मेमोरी में ही यूज होता है। राइट थ्रू टेक्निक इज यूज्ड इन कैसे मेमोरी, कैसे मेमोरी में राइट थ्रू टेक्निक यूज होता है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन क्या है, अ रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन आइदर लेफ्ट और राइट। वर्ड क्या है, शिफ्टिंग, उससे आपका आ गया शिफ्ट रजिस्टर। सो याद रखोगे, जब भी शिफ्टिंग बिट्स और बाइट का बात करें तो शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सीपीयू गेट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ऊपर भी एक सिमिलर क्वेश्चन मिलता जुलता था कि सीपीयू को अगला इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट करना, वो कहाँ से मिलता है, सो प्रोग्राम काउंटर। करंट इंस्ट्रक्शन कहाँ पर होल्ड होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ओके, मैंने 3 चीज बताया था ना ऊपर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर। तो ये तीनों आपको ध्यान रख लेना है कि प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करेंट इंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, प्रिंसिपल ऑफ लोकलिटी जस्टिफाइज द यूज ऑफ। लोकलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है, तो कैसे के लिए, कैसे के लिए। तो आपको ये याद रखना है, जब भी लोकलिटी ऑफ रेफरेंस आ जाए आपको कैसे ध्यान में आना चाहिए। जैसे ही वर्ड लोकलिटी बोले, लोकलिटी ऑफ रेफरेंस बोले, लोकलिटी प्रिंसिपल बोले, सो आपके दिमाग में कैसे मेमोरी आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज टू स्टोर। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रियल नंबर। इस पे मैं डिटेल भी ऊपर बोला हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा। नेक्स्ट, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज। तो अगेन वोलेटाइल, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो, अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया ना इस सेट में भी, तो आप मान के चलो कि इसके आने के ज्यादा चांस हैं आपके लिए। ओके, सो द चांस ऑफ कमिंग दैट क्वेश्चन इज मोर। ओके, क्योंकि गलती से रिपीट हुआ है या मैं कहीं सेट से उठाया हूँ वहां से रिपीट हुआ है या मेरे मेमोरी में है, तो कहीं ना कहीं वो गलती है, मतलब वो दिमाग में है कि ये क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का क्या एडवांटेज है, ये आपको मैं बताया था ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि रैम का मेरा साइज जो है बहुत छोटा है, बट प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होना है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो वहां पर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो इट सेज प्रोग्राम लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी साइज कैन बी रन। फिजिकल मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को ही एक तरह से मान लो फिजिकल मेमोरी बोलते हैं। ओके, यू थिंक इन दैट वे। जो भी सीपीयू या सीपीयू से एसोसिएटेड नजदीक मेमोरी है दैट इज फिजिकल मेमोरी, रैम इज अ फिजिकल मेमोरी। सो उससे बड़ा प्रोग्राम को हम रन करने के लिए वर्चुअल मेमोरी का यूज कर सकते हैं। सो यू कैन से प्रोग्राम लार्जर देन फिजिकल मेमोरी साइज कैन बी रन। नेक्स्ट, अ पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट क्या होता है, इज एन एक्सेस टू पेज करेंटली नॉट इन द मेमोरी। मैं आपको बोला था ना, हिट और मिस, जब रैम से खोजा जा रहा है और मेमोरी में मिल गया तो हिट हुआ, अगर नहीं मिल रहा है तो मिस हुआ, और जो मिस होता है उसी टाइम पर पेज फॉल्ट भी हम बोलते हैं। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये है, देखो अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना तो आपको बताया था ना, क्या करोगे, कैसे निकालते हैं। तो 2 तरीका है, या तो पहले सबको 1 को 0 कर दो, 0 1 0 0, और इसमें +1 कर दो। एक तरीका ये है, तो क्या आ जाएगा आपको, 0 1 0 1।
ये आंसर हो जाएगा 0101। दूसरा तरीका ये बोला था कि आप राइट साइड से देखना चालू करोगे और जो पहला वन मिल रहा है उसको एज इट इज लिख दोगे। तो पहला वन क्या है? वन, तो इसको एज इट इज लिख दोगे वन, और बाकी सबको चेंज कर दोगे तो 1010। तो ये आपको आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दो तीन ऐसे रह सकते हैं, तो आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लो, वन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी जान लो, और ऐसे निकाल लोगे। नेक्स्ट, द काउंटर विच नीड क्लॉक। क्लॉक का जो भी काउंटर में जरूरत होता है दैट इज एसिंक्रोनस काउंटर। तो कुछ डिफिनेशन है, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आप बोर भी फील करोगे, और एग्जाम है तो कम टाइम में ज्यादा कुछ कवर कर लो। फिजिकल मेमोरी ब्रोकन डाउन इनटू ग्रुप ऑफ इक्वल साइज नोन एज ब्लॉक। क्या होता है? ब्लॉक होता है। फिजिकल मेमोरी equal size known as block. Okay, next is periodic refreshing is needed in। तो periodic refreshing needed in dynamic RAM। याद है ना, डायनेमिक रैम में पीरियोडिक रिफ्रेशिंग होता है। रैम स्टैंड फॉर, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच इज नोन एज इक्वलिटी डिटेक्टर। ये आपको याद रख करना है। इक्वलिटी डिटेक्टर क्या होता है, इनइक्वलिटी डिटेक्टर क्या होता है। एक्सनॉर को हम इक्वलिटी डिटेक्टर बोलते हैं, और एक्सॉर जो आ जाएगा वो इनइक्वलिटी डिटेक्टर। तो एक्सनॉर इज इक्वलिटी डिटेक्टर, और एक्सॉर अगर आ जाएगा तो इनइक्वलिटी डिटेक्टर। एक इक्वल, इक्वलिटी डिटेक्टर क्यों बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी रहता है। व्हाई इज एक्सनॉर कॉल्ड इक्वलिटी डिटेक्टर। तो आपका आंसर यही होगा कि जब भी इसके इनपुट्स इक्वल होते हैं, आइदर ऑल जीरो और ऑल वन, बेसिकली टू इनपुट गेट की बात कर रहा हूं, तो ये इसका आउटपुट वन होता है, सो इट इज कॉल्ड इक्वलिटी डिटेक्टर। फॉर और गेट द आउटपुट इज वन व्हेन। और गेट का आउटपुट वन कौन होता है? तो बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि सारा इनपुट वन है तो भी होगा, एनी वन इनपुट इज वन तो भी आपका वन होता है, तो बोथ ए एंड बी। तो बेसिक गेट्स जो भी आप पढ़े हो ना, उसका क्वेश्चन आंसर आप और उसका आउटपुट थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। अगेन देखो, ये क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था आ गया। इनइक्वालिटी डिटेक्टर क्या है? एक्सॉर। एक्सॉर इज इनइक्वालिटी डिटेक्टर। क्यों इनइक्वालिटी? क्योंकि इसका अगर इनपुट एक जीरो वन है या वन जीरो है, अनइक्वल है, तो इसका आउटपुट वन होता है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये बहुत इजी है, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डू नॉट होल्ड डेटा परमानेंटली। तो आप जानते हो, मैं पिछला बार भी बोला था कि रोम जहां भी आ जाए वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करेगा। हार्ड डिस्क तो आप जानते हो आप कितने और क्या क्या मूवी रखे होगे अपने हार्ड डिस्क में, तो वो भी परमानेंटली रहता है। ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम ऑन किए तो अगला दिन आपको मूवी नहीं मिल रही है, तो दैट इज अगेन अ परमानेंट में स्टोरेज। बट रैम जो है वो टेम्पोररी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ साइमल्टेनियस राइट एंड रीड ऑपरेशन। तो रैम में ही रीड एंड राइट होता है, क्योंकि रोम क्या होता है, रीड ओनली है, तो वहां तो आप राइट कर ही नहीं सकते, राइट। तो सिंपली रैम इसका आंसर हो जाएगा कि रैम में ही हम रीड और राइट दोनों एक साथ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट। तो रजिस्टर, एक आपको मेमोरी हायरार्की पढ़ाया था ना, कि जो भी सीपीयू से सबसे नजदीक है उतना ही फास्ट है, सीपीयू से जो जितना दूर है उतना ही स्लो है। हार्ड डिस्क सबसे दूर होता था, या सेकेंडरी मेमोरी ये सब जो है वो दूर है। रजिस्टर तो सीपीयू का एक तरह से पार्ट ही है, और वो मेमोरी में ऑप्शन है तो आपको रजिस्टर ही होगा। अगर यहाँ रजिस्टर नहीं देकर कैसे दे देता तो आपको कैसे आंसर हो जाएगा। रजिस्टर और कैसे अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप ही आपका आंसर रजिस्टर ही होगा। ओके, नेक्स्ट द थ्री मेन पार्ट ऑफ सीपीयू। तो ये आपको याद रखना है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ठीक है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ये आपको कंफ्यूज नहीं होता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर इज थ्री मेन पार्ट ऑफ सीपीयू। और इसका ब्लॉक डायग्राम भी आप देख लोगे, सीपीयू का और कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। कम कंप्यूटर एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। एड्रेस बस जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल नहीं, यूनिडायरेक्शनल। ओके, which of the following is a way in which component of a computer are connected to each other। तो ये आपका सब्जेक्ट का नाम ही है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो अगर ये आपको नहीं भी आ रहा होता और क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाए तो आप समझो कि सब्जेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, वो नाम से आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कंप्यूटर स्टोर्स इट्स डेटा इन मेमोरी। तो बाइनरी फॉर्म, कंप्यूटर में डेटा बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होता है ना, सो आंसर इज बाइनरी फॉर्म। नॉट हेक्साडेसिमल, नथिंग, ऑलवेज बाइनरी, 01010101 करके होता है। ठीक है, वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्पोरली स्टोर ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ डॉक्यूमेंट पीसी। प्रोग्राम काउंट जो भी होता है तो रैम में होता है, टेम्पोररी तो डाटा जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो रैम में होता है।
अगेन व्हाट इज डिकोडेड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड? सो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन जो मतलब कि जो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करेंटली एग्जीक्यूटेड या डिकोडेड इंस्ट्रक्शन रहता है। द स्टेटस बिट ऑल्सो कॉल्ड फ्लैग बिट। स्टेटस बिट को हम फ्लैग बिट भी बोलेंगे। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर keep track of instruction stored in memory? So it is program counter. PC मतलब program counter, IR means index register. Okay, instruction register भी लिखते हैं बहुत जगह। PC को हम also known as instruction pointer। नो 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 नो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये होगा प्रोग्राम काउंटर। तो ये प्रोग्राम काउंटर है, पीसी इज प्रोग्राम काउंटर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज? सो मेमोरी इज टेम्पोरी। मेमोरी जो है टेम्पोरी। क्यों मेमोरी टेम्पोरी बोल रहे हैं? हम मेमोरी बेसिकली फिजिकल मेमोरी को रेफर करते हैं, रैम को रेफर करते हैं। जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो रैम की बात करते हैं। तो मेमोरी इज टेम्पोरी एंड स्टोरेज परमानेंट। स्टोरेज मतलब हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें और दूसरे स्टोरेज की। सो यू कॉल इट मेमोरी इज टेम्पोरी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। ओके, व्हाट इज द फॉलोइंग इक्वल टू 4 बिट्स? तो 4 बिट्स इक्वल टू निबल मैं बताया था, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। सो इसके साथ आपको ऑलमोस्ट 58 क्वेश्चन डायरेक्टली बता दिया और इससे एसोसिएटेड 10-12 क्वेश्चन और। तो आप मान लो कि इतना आपको ध्यान में रहता है तो आप 50-60% ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। अब जल्दी से मैं आपको एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन वॉक थ्रू करा देता हूँ। इसका मैं आंसर तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप खुद ही इसका आंसर खोज लोगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लोगे जो भी है, और आप इतना क्वेश्चन याद कर लोगे ना तो बहुत हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, आप खुद क्वेश्चन देख लो, क्योंकि रीड करने से कोई फायदा तो है नहीं। आप देख लो इधर, पहला 12 क्वेश्चन है इस पे, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो और इसका आंसर रेडी कर लोगे, ठीक है? देखो मैं बोला था ना, रिस्क और सिस्क, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। तो इसको आपको दोनों तरह से याद करना है, कंपैरिजन भी टेबुलर स्ट्रक्चर में। और बच्चों एक आपको रिक्वेस्ट है कि जब भी कंपैरिजन आए ना तो पैसेज मत लिखा करो। आप अच्छा भी लिखते हो ना तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। कंपैरिजन मतलब टेबुलर टू द पॉइंट। अगर 4 नंबर का है तो 4 कंपैरिजन दे दो, 6 नंबर का है तो 6 कंपैरिजन दे दो, 3 नंबर का है तो 3 कंपैरिजन दे दो। यूज टेबुलर स्ट्रक्चर टू राइट कंपैरिजन क्वेश्चन आंसर। ओके, हाँ आपको ज्यादा पॉइंट आता है तो 4 नंबर में भी 6 पॉइंट दे दोगे, 4 का 4 देगा टीचर जो भी है। तो आप ये यूज करो, ना कि पैराग्राफ। सो 12 क्वेश्चन आप देख लो। नेक्स्ट आप फिर से ये क्वेश्चन ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब क्वेश्चन रेडी कर लेना। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बूट एल्गोरिथम। आपको बूट एल्गोरिथम क्या है ये आ जाएगा, या बूट एल्गोरिथम का एप्लीकेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है कि बूट एल्गोरिथम यूज करके -7 इंटू -8 -16 इंटू -5 आप मल्टीप्लाई कीजिए। सो आप ये बूट एल्गोरिथम अच्छे से देख लो और उसका एप्लीकेशन देख लो। ये क्लास में भी मैं पूछा था, नैंड और नॉर को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं इसका आंसर देख लो। और जब आंसर देख लोगे ना, कभी अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सिर्फ 4 लाइन लिखने से नहीं होगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम एंड गेट को भी नैंड और नॉर गेट से कैसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और गेट को नैंड और नॉर से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, नॉट गेट को भी एंड और नॉर से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम करके आप दिखाओगे ना तभी होगा। सिर्फ 4 लाइन लिख देने से नहीं होता है। और 4 लाइन आप लिख देते हो क्योंकि आपने सही लिखा है, आपका एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि अब तो हमको फुल मार्क्स मिलेगा, और आपको फिर मिलता नहीं तो आप दुखी होते हो, ठीक है? तो क्वेश्चन का आंसर भी लिखना आप थोड़ा सा स्किल इंप्रूव करो, कि जैसा क्वेश्चन है वो हम लिख रहे हैं, साथ साथ सपोर्टिंग अगर कुछ डायग्राम बना दे, सपोर्टिंग कुछ फैक्ट दे दें, तो टीचर को अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी है। क्योंकि टीचर का पर्पस सिर्फ नंबर देना नहीं है, वो ये भी देखता है कि आप जो चीज लिख रहे हो वो समझ भी रहे हो या सिर्फ कहीं से याद करके लिख लिया। ये वर्चुअल मेमोरी और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये देख लो, ये हमारा क्लास टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था, तो ये सब देख लो। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो, 18 तक देख लिया आप, ये सब क्वेश्चन देख लो। कन्वर्ट कन्वर्जन आपको देख लेना है, बाइनरी में कन्वर्जन, डेसिमल में कन्वर्जन, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, तो ये सारा कन्वर्जन भी आपको देख लेना है। कन्वर्जन एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम, बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, तो कन्वर्जन इज ए इंपॉर्टेंट थिंग। फिर आप देख लो कैसे मेमोरी,
इंटरप्ट के बारे में, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है वो सब देख लो। तो बेसिकली ये सब दे दिया। और आपका नाम क्या है सब्जेक्ट का? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये एक क्वेश्चन भी आप रेडी कर लेना। कभी कभी ये रहता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। ये इवन मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, कभी कभी 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में। तो ये आप देख लो और रेडी कर लो। इतना अगर आप रेडी कर लेते हो ये सारा क्वेश्चन, तो मैं श्योर करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और मोस्टली क्वेश्चन तो इसमें से बहुत सारा एज इट इज क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा, इवन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो आप बिना हिचकिचाए, जो भी टाइम बचा है इतना आप आंसर रेडी कर लो, या दो चार बच्चे मिलकर ग्रुप स्टडी करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बच्चा ही पूरा 30 क्वेश्चन लिखेगा, तो उसका लिखने में ही टाइम चल जाएगा ना। तो आप 5-6 लोग का ग्रुप बना लो। ठीक है, अगर 6 लोग का ग्रुप बनाते हो तो एक को 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन का आंसर जल्दी रेडी कर लेगा एक बच्चा, अगला वाला 6 से 10 का रेडी कर लेगा, और ऐसे आप 5-6 लोग जो है शेयर कर लो एक दूसरे में। देखो एग्जाम के टाइम में निगेटिव कंपटीशन नहीं रखना है कि मैंने आंसर रेडी किया तो अपने दोस्त को नहीं दूंगा और ये वो। अ, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। आप कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई करो। आप विद्या बांटने और ज्ञान देने और नोट्स बांटने से आपको कोई हानि नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। ठीक है, कि आपने आंसर में अगर कुछ गलत भी गलती से लिख दिया है तो आपको कोई दोस्त हो सकता है वो आपको पॉइंट आउट कर दे, बता दे कि ऐसा है। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, माइंडसेट पॉजिटिव रखो, और ग्रुप में थोड़ा सा पढ़ लोगे तो कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है, नहीं तो एक बच्चा अगर आंसर लिखने रहे तो ये 30 क्वेश्चन का आंसर लिखने में पता चला कि लिखते लिखते उसका एग्जाम आ गया, तो तैयारी कब करेगा, पढ़ेगा कब? राइट। तो इसलिए आप ग्रुप में पढ़ो, रेडी रखो पूरा आंसर, और अच्छे से एग्जाम दो। और मुझे गुड न्यूज दो कि आप सभी बच्चों के अच्छे एग्जाम गए हैं। और जैसे ही आपका एमसीक्यू या जो आता है तो आप दिखा लेना क्वेश्चन, मैं उसका सही आंसर भी बता दूंगा फिर से। और दूसरा चीज, इसके अलावा भी कोई टॉपिक अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। कुछ क्वेश्चन अगर लगता है कि मेरे तरफ से कुछ भूल हुआ है आंसर उनसर में जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए, बट आप कमेंट में लिख सकते हो, उसको भी हम देख लेंगे। और अगर कुछ वैसा भूल हुआ है तो हम रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। और अभी एग्जाम में आपका टाइम है, कुछ क्वेरी रह जाता है तो आप कभी भी कॉलेज में मिल सकते हो, या कमेंट के थ्रू आप क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन और रिप्लाई जान सकते हो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और सक्सेस अचीव कीजिए। थैंक यू।